नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 6 से मोड ऑफ इवैल्यूएशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूल्यांकन क्या है। इवैल्यूएशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। जब भी हम कोई कार्य स्टार्ट करते हैं या आरंभ करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। कुछ देर उस कार्य को करने के बाद हमको ये जानने की उत्सुकता रहती है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक दिशा में हो रहे हैं या नहीं, उससे हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होगी या नहीं, या वो हमारे उद्देश्य प्राप्ति में किस तरह से सहयोग देगा या सहायता मिलेगा उससे। इस तरह से उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में किए गए जो प्रयास हैं हमारे, उसकी सार्थकता का पता लगाना ही एक प्रकार से मूल्यांकन कहलाएगा। यही बात हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी लागू होती है। जो भी हम कक्षा या कक्षा के बाहर कई गतिविधियों द्वारा जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ाया जाता है वो किस सीमा तक हमारे निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, इस बात का पता लगाना ही उसका मूल्यांकन कहलाएगा। इसको हम शाब्दिक रूप में इस तरह से समझ सकते हैं। मूल्यांकन जो है दो शब्दों से बना है, मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण, मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट। जिसमें मापन जो है, मापन के द्वारा हमें संख्यात्मक या परिमाणात्मक वैल्यू मिलती है और मूल्य निर्धारण द्वारा गुणात्मक। मापन क्या है? मापन के द्वारा हमें किसी भी चीज़ का आंकिक स्वरूप पता चलता है, अंक पता चलता है कि किसी परीक्षा में अगर किसी बच्चे को 30, 40 इस तरह से अंक मिले हैं तो वो हमें अंक बताएगा, मेजरमेंट। लेकिन मूल्य निर्धारण ये हमें बताता है उसका गुण, मतलब वो किस तरह से या तो उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है, ये एक गुण बता रहा है, या श्रेणी बताएगा, प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी में आया है। तो इस तरह से मूल्यांकन के द्वारा हमें उसका परिणात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होंगी। जैसे मूल्यांकन का अर्थ क्या हुआ? मापन के साथ साथ उसका मूल्य निर्धारण। इसे एक डेफिनेशन से और क्लियर कर लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। मूल्यांकन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि जो भी हमने उद्देश्य का निर्धारण किया था वो हमें किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, और जो भी हमने कक्षा में पढ़ा है, जो भी हमें अधिगम अनुभव प्राप्त हुए हैं वो हमारे लिए प्रभावशाली हुए हैं या नहीं हुए। तो ये सब हमें मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात होता है। आगे देखते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार, मोड ऑफ इवैल्यूएशन, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये दो प्रकार के हैं, इंटरनल इवैल्यूएशन, आंतरिक मूल्यांकन, और दूसरा है बाह्य मूल्यांकन। तो आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में हम इंटरनल इवैल्यूएशन। आंतरिक मूल्यांकन से अभिप्राय ऐसे मूल्यांकन से है जिन्हें विद्यालय तथा पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा ही स्वयं संपन्न किया जाता है। किसी बाहरी एजेंसी जैसे बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि के द्वारा यह मूल्यांकन कार्य संचालित नहीं होता है। तो आंतरिक मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन है जिसमें जो भी विद्यालय या महाविद्यालय में जो टीचर हैं उनके द्वारा ही ये संपन्न कराया जाता है, और इसके लिए कोई बाहर के बोर्ड या विश्वविद्यालय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये उनके द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक प्रकार से निजी तौर पर परंतु संगठित एवं व्यवस्थित रूप से चलाए जाने वाला ऐसा मूल्यांकन कार्यक्रम है जिसे सत्र के दौरान कभी भी इच्छानुसार आयोजित किया जाता है। तो एक सत्र जैसे एक साल का है तो उस सत्र के बीच में बहुत से आप आंतरिक मूल्यांकन हो सकते हैं, और ये परंतु बहुत ही संगठित और व्यवस्थित रूप से किया जाता है ये वाला मूल्यांकन। विद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं अध्यापकगण, कार्यशाला तथा प्रयोगशाला में कार्य कर रहे कर्मचारीगण तथा प्राध्यापक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ऐसे मूल्यांकन का क्रियान्वयन किया जाता है। तो जो भी टीचर हैं स्कूल के या कार्यशाला, प्रयोगशाला में जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी हैं या हेड टीचर हैं,
प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इंटरनल इवैल्यूएशन किया जाता है। तो यह है इंटरनल इवैल्यूएशन, जो भी एक स्कूल है या महाविद्यालय है उसके अंतर्गत ही किया जाता है। उसके जो टीचर हैं वही इस तरह के मूल्यांकन का आयोजन करते हैं और उसको संचालित करते हैं। इसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य है छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना, इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट। तो जैसे जो बच्चे हैं सीधा ही अगर बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे या फाइनल एग्ज़ाम में बैठें तो हो सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। अगर उनको बीच बीच में हम आंतरिक मूल्यांकन करते रहें और जो भी उनकी गलतियां हैं उनको बताते रहें और उसमें वो सुधार करते जाएं, तो उनकी उपलब्धि जो वो लास्ट में देंगे एग्ज़ाम, लास्ट के सत्र के अंत में जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना। नेक्स्ट, विस्तार, एक्सपेंसेस, मतलब उसका प्रसार कहाँ तक के होता है आंतरिक मूल्यांकन का, या उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक होती है। तो इसके है छात्रों की प्रगति का विद्यालयी तथा गैर विद्यालयी दोनों ही पक्ष, अर्थात विद्यालय के विषय के साथ साथ बुद्धि, स्वास्थ्य, अध्ययन करने की आदत, सहगामी क्रियाओं इत्यादि तक है। तो मतलब इसका विस्तार है कि जो भी विद्यालय या विद्यालय के बाहर जो भी वो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो दोनों का ही मूल्यांकन किया जाता है। उनकी बुद्धि हो गई, स्वास्थ्य हो गया, उनकी अध्ययन करने की आदत हो गई, स्टडी हैबिट हो गई है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ हो गई हैं, बहुत सारी जो क्रियाएं चलते रहती हैं स्कूल में, उन सब का मूल्यांकन हम आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आंतरिक मूल्यांकन की प्रविधियाँ, टेक्निक्स, किन टेक्निक्स या प्रविधियों का प्रयोग करते हुए आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम अवलोकन कर सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा, और भी कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं जो बुद्धि के हो गए, IQ देखने के, स्टडी हैबिट के हो गए हैं, आपका व्यक्तित्व का हो गया। तो ये कई मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा, औपचारिक परीक्षण के द्वारा या परीक्षाओं के द्वारा, एग्जामिनेशन के द्वारा, फॉर्मल एग्जामिनेशन के द्वारा हम आंतरिक मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हमने प्रविधियाँ देख ली कि इन प्रविधियों के द्वारा, अब इन प्रविधियों का उपयोग हम किस तरह से, कौन से टूल के द्वारा करेंगे, कौन से उपकरण के द्वारा करेंगे, वो देख लेते हैं। तो इसमें हम कौन से उपकरण यूज़ कर सकते हैं। अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन जब हमको करना है तो एक ऑब्जर्वेशन अनुसूची होनी चाहिए हमारे पास कि कौन कौन से पॉइंट पे हमको ऑब्जर्वेशन करना है। इसी तरह से जब हम साक्षात्कार ले रहे हैं किसी बच्चे को, जैसे वाइवा वगैरह हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें इंटरव्यू शेड्यूल होना चाहिए, निर्धारण मापनी होनी चाहिए। निर्धारण मापने के द्वारा, रेटिंग स्केल के द्वारा हम उसका रेट कर सकते हैं कि किस तरह का है, प्लस स्टूडेंट का प्रोफाइल के द्वारा भी हम आंतरिक मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी पुनरावृत्ति, इंटरनल इवैल्यूएशन की पुनरावृत्ति या रेपिटेशन कब होता है। तो सतत अल्प अंतराल पर, एट फ्रिक्वेंट शॉर्ट इंटरवल्स। मतलब इस तरह का इवैल्यूएशन, इंटरनल इवैल्यूएशन हमारा सत्र में बहुत बार किया जा सकता है। साप्ताहिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, छमाही हो सकता है। तो इस तरह से बहुत ही कम अंतराल पर हम आंतरिक मूल्यांकन कर सकते हैं। संस्थागत संरचना, इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रक्शन। तो किस तरह की इसकी संस्थागत संरचना होगी। अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया के अंग के रूप में कक्षा शिक्षकों के द्वारा, मतलब जो क्लासरूम टीचर है उनके द्वारा ही इनफॉर्मल लर्निंग प्रोसेस, इनफॉर्मल तरीके से ये इंटरनल इवैल्यूएशन किया जा सकता है। जो भी आप के क्लास टीचर हैं उनके द्वारा ही इंटरनल इवैल्यूएशन लिया जा सकता है। अब इसमें इंटरनल इवैल्यूएशन के जो हमको परिणाम प्राप्त होते हैं उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। इंटरनल इवैल्यूएशन, यूज़ ऑफ रिजल्ट्स। पहला है कि छात्रों की प्रगति को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट की जो प्रगति है उसको हम बढ़ाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ में वो कमज़ोर है तो उनको वो चीज़ बता सकते हैं, उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं और उनकी प्रगति को बढ़ाने के लिए हम मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, पृष्ठ पोषण देने के लिए, जो भी टू प्रोवाइड फीडबैक, जो भी उनका स्कोर रहा वो उनको फीडबैक दिया जा सकता है कि वो किस तरह से उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं।
किसी चीज़ में अगर कमज़ोर हैं तो उस चीज़ को और अच्छा किस तरह से कर सकते हैं, किस चीज़ को पढ़ने से या किस तरह से उनको लिखने से वो अच्छा कर पाएंगे, तो इस तरह का पृष्ठ पोषण या फीडबैक देने के लिए। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण या परामर्श एवं निर्देशन के लिए फॉर रेमेडियल टीचिंग और काउंसलिंग एंड गाइडेंस। वही है कि कहीं पे कमज़ोर है बच्चे किसी विषय में, तो उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करके उनको सही गाइडेंस देके कि किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए, किस तरह से उसमें कार्य करना है कि उनकी कमज़ोरी को दूर किया जा सके। तो ये हो गया उनके परिणामों का उपयोग। नेक्स्ट है कि इसमें परीक्षार्थी और परीक्षक कौन होते हैं। तो एग्ज़ामी कौन होते हैं? परीक्षार्थी। तो परीक्षार्थी पहचाने हुए व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब द कैंडिडेट इज़ एक्सप्रेस एज ए आइडेंटिफाई पर्सन। मतलब वो होते हैं परीक्षार्थी जिनको पहचानते हैं सभी, टीचर पहचानते हैं, कॉलेज या अगर कॉलेज का हम देख रहे हैं तो कॉलेज के सभी लोग पहचानते हैं, तो वो पहचाने हुए व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसको। परीक्षक कौन होता है? विश्वसनीय व्यक्ति जो मूल्यांकन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करता है। तो वही है, अगर स्कूल के क्लास के टीचर कर रहे हैं तो वो विश्वसनीय व्यक्ति है, उनको पहचानते हैं स्टूडेंट, तो वो मूल्यांकन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करता है, वही मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह से संपन्न कराता है। तो ये हो गया परीक्षार्थी और परीक्षक। आगे देखते हैं अब बाह्य मूल्यांकन क्या होता है। तो बाह्य मूल्यांकन से अभिप्राय ऐसे मूल्यांकन से जिन्हें किसी बाहरी एजेंसी तथा संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब इन्हें किसी बाहर की एजेंसी, मतलब जो स्कूल है, कक्षा है, तो उसके जो पहचाने हुए टीचर हैं उनके द्वारा ये सब संचालित नहीं किया जाता है, किसी बाहर की एजेंसी या संगठन के द्वारा इनको किया जाता है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन को। अर्थात इन मूल्यांकन को वे अध्यापक जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को पढ़ाते हैं अथवा वे विद्यालय जिनमें ये पढ़ते हैं उनके द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। तो वे टीचर जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, या वे विद्यालय जिसमें वे पढ़ रहे हैं उनके द्वारा ये संचालित नहीं किया जाता है। तो ये विद्यालय के बाहर के लोगों, बाहरी साधनों के द्वारा संचालित होने के कारण उन पर आंतरिक नियंत्रण न होकर बाह्य नियंत्रण होता है। मतलब इसमें विद्यालय के अंदर के लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता, बाहरी साधनों के द्वारा संचालित होता है, इसलिए इन पर आंतरिक नियंत्रण नहीं होता है। इसी कारण बाह्य नियंत्रण होने के कारण ही इसे बाह्य मूल्यांकन कहा जा रहा है। तो इसमें वही है कि बाह्य मूल्यांकन वो है कि जिस स्कूल में, कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे इसका इवैल्यूएशन ना होकर किसी बाहरी संगठन या एजेंसी के द्वारा होता है, बोर्ड, विश्वविद्यालय के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है, तब इसे बाह्य मूल्यांकन कहा जाए। अब आगे देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स, बाह्य मूल्यांकन के उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है कि छात्रों की उपलब्धि में आकलन करना, जबकि आंतरिक मूल्यांकन का हमने देखा था कि उपलब्धि में सुधार करना। तो यहाँ पे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, यहाँ पे सीधा आपका जो भी उपलब्धि है उसको बताया जाता है कि आपने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है, तो आपकी उपलब्धि का सिर्फ आकलन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है विस्तार, एक्सपेंस कहाँ तक होता है, इसका विस्तार कहाँ से, प्रसार कहाँ तक है। तो छात्रों की प्रगति का केवल विद्यालयी पक्ष, जो भी उनका स्कूल साइड है, स्टूडेंट का जो भी प्रोग्रेस है, मतलब विषय संबंधी जो भी है, स्कूल में जो भी क्रिया हो रही है उसका ही प्रगति दिखाया जाता है। तो छात्रों की प्रगति का विद्यालय पक्ष ही देखा जाता है इसमें केवल, जबकि आंतरिक में हमने देखा था कि उसका गैर विद्यालय पक्ष भी देखा जाता है, लेकिन बाह्य मूल्यांकन में केवल विद्यालय पक्ष ही देखा गया है। अब इसमें प्रविधियाँ कौन सी कार्य करती है बाह्य मूल्यांकन में, तो कौन से टेक्निक है, किसके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। मौखिक परीक्षाओं के द्वारा, लिखित परीक्षाओं के द्वारा और प्रायोगिक परीक्षाओं के द्वारा। इन तीन प्रविधियों के द्वारा हम बाह्य मूल्यांकन कर सकते हैं। अब उपकरण इसमें यूज़ होते हैं। प्रश्न, जैसे मौखिक आप जब परीक्षा ले रहे हैं या प्रायोगिक परीक्षा हो रही है, आपकी वाइवा हो रहा है, तो वो मौखिक रूप से प्रश्न के द्वारा हो सकता है। लेकिन जब लिखित आप यूज़ कर रहे हैं, लिखित टेक्निक यूज़ कर रहे हैं रिटन एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको प्रश्न पत्र देना है, तो वहाँ पे टूल आपका हो जाएगा प्रश्न पत्र। नेक्स्ट है कि उसकी पुनरावृत्ति कब होती है। बाह्य मूल्यांकन का रेपिटेशन सत्र के अंत में,
जबकि आंतरिक मूल्यांकन में क्या था कि सत्र के अल्प अंतराल में होते रहता है, लेकिन ये सीधा लास्ट में एंड ऑफ द सेशन होगा। जो भी आपका सेशन है, 1 साल का है तो 1 साल के अंत में होगा, 2 साल का है तो वैसे लास्ट में होगा। तो इस तरह से जो भी आपका सेशन होता है, सेशन के लास्ट में ही ये एग्ज़ाम होते हैं या इस तरह का मूल्यांकन किया जाता है। संस्थागत संरचना, किस तरह की इसकी संरचना होगी? तो औपचारिक ढंग से किसी भी अध्यापक या व्यक्ति के द्वारा, तो एकदम फॉर्मल मैनर में जो भी अध्यापक या व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं इस तरह का मूल्यांकन करने के लिए, बाह्य मूल्यांकन करने के लिए, तो उनके द्वारा ही इस तरह का मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बाह्य मूल्यांकन से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उसका उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहला है कक्षा उन्नति प्रमाण पत्र देने के लिए ग्रांटे क्लास प्रोग्रेस सर्टिफिकेट। जो भी उन्नति कर रहे हैं बच्चे, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है उनको, तो जो उनका प्रोग्रेस सर्टिफिकेट है वो देने के लिए इनके रिज़ल्ट का उपयोग किया जाता है। दूसरा है रोजगार से रिलेटेड, जो भी जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम होते हैं वो सब बाह्य मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, तो उनके परिणाम भी इसमें यूज़ होते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, आपको क्लासिफिकेशन करना है कि फर्स्ट डिवीज़न में कितने बच्चे, सेकंड डिवीज़न में कितने बच्चे हैं, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन करने के लिए भी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन काम आता है। उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, तो जो भी हमको हाई लेवल के स्टडीज़ के लिए जाना है, हाई स्टडीज़ के लिए जाना रहता है, मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, तो उसकी भी जो प्रवेश परीक्षाएं होती है वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के अंतर्गत होती है, तो उसके परिणाम के आधार पर ही फिर उसमें प्रवेश दिया जाता है। तो ये हो गए यूज़ ऑफ रिज़ल्ट ऑफ एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें परीक्षार्थी और परीक्षक कौन होते हैं। परीक्षार्थी अनजान व्यक्ति के रूप में जिसे केवल क्रमांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एग्ज़ामिनर नहीं पहचानता है, ना ही एग्ज़ामी जो होते हैं वो एग्ज़ामिनर को पहचानते हैं, तो एक अनजान व्यक्ति के रूप में होते हैं परीक्षार्थी। एग्ज़ामी, उनको केवल उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही जाना जाता है कि रोल नंबर 1 है, 2 है, तो इस तरह से जो जाना जाता है वो परीक्षार्थी हैं। और परीक्षक अविश्वसनीय व्यक्ति है जो परीक्षा संचालन में एक उपकरण मात्र है। यहाँ अविश्वसनीय इसलिए कहा गया है कि एक तरह से उसे नहीं जाना जाता है, अनजान व्यक्ति होता है, इसलिए अविश्वसनीय कहा गया है। तो परीक्षक अविश्वसनीय व्यक्ति होता है, एक अनजान व्यक्ति होता है जो केवल परीक्षा संचालन में एक उपकरण मात्र होता है, मतलब उसके द्वारा केवल परीक्षा को संचालित किया जाता है। तो ये हो गया है बाह्य मूल्यांकन। ये हमने आज पढ़ा आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। इसको आप कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद। जो शिक्षा शास्त्री हैं और शिक्षण आयोग है वो इस बात को स्वीकारते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उनको मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जो भी प्राप्तांक उनको बाह्य मूल्यांकन से, जो फाइनल एग्ज़ाम से मिलते हैं, उनमें जो उनके आंतरिक मूल्यांकन के जो परिणाम हैं उनको भी किसी न किसी अनुपात में अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो मूल्यांकन की हमारी प्रक्रिया है उसको और अधिक सतत, क्रियाशील और वैध व्यवहारिक बनाने में मदद मिल सके। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।